मिट्टी की पीएच पता करना क्यों जरूरी है? पीएच क्या बताती है? और इसका हमारे खेत में जो पीएच है कितनी होनी चाहिए? और अगर ये सही रेंज में नहीं होती है, ज़्यादा या कम होती है, तो इसके क्या नुकसान होते हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। हम में से अधिक लोग जानते होंगे कि पीएच किस तरह से हमारी मिट्टी को और फसल को प्रभावित करती है। फिर भी ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये कितनी होनी चाहिए और वास्तव में पीएच क्या बताती है। तो पहले तो मैं यही बताऊंगा कि पीएच ये अंग्रेजी के शब्द है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, पी के ऊपर एच लिखते हैं, साथ में नहीं लिखते, पी के ऊपर एच लिखते हैं। और ये बताती है कि हमारी मिट्टी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, कितने हाइड्रोजन आयन है। और एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये मिट्टी में जितने ज्यादा होते हैं, ये उतनी ज्यादा मिट्टी में अम्लता पैदा करते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, मतलब अम्ल ज्यादा बन रहा है मिट्टी में, तो पीएच हमारी कम होती है। ये उल्टी बात है कि जो पीएच बताती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच क्या होगी? कम होगी। और अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये उल्टा रहता है। तो ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है, उस तरीके से इसको निकाला जाता है। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे खेत में पीएच कितनी है। तो अब आपको समझ में आया होगा, पीएच ये बताता है कि हमारे खेत में कितनी अम्लता है, कितना अम्ल बन रहा है। और जो पीएच को हम नापते हैं, वो उसका जो स्केल होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। और इसका जो बीच की वैल्यू होती है वो होती है 7। तो अगर 0 से 7 के बीच में पीएच है, तो हमारा कहाँ है? अम्ल क्या बन रहा है? ज्यादा बन रहा है। और 7 से 14 है तो इसका मतलब अम्ल कम बन रहा है, क्षार ज्यादा बन रहा है। अम्लता कम है, क्षार ज्यादा है। और 0 से 7 के बीच में अम्ल ज्यादा है, क्षार कम है। तो हमारी अच्छी मिट्टी होने के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। लेकिन 7 को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच है तो हमारा खेत बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पीएच क्या बताएगी? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और ये बताती है हमारा खेत एसिडिक हो रहा है, अम्लता हो रही है, या उसमें क्षार हो रहा है। तो हमारे अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं, पीएच मीटर होता है, बहुत आसान तरीका होता है। और ये बहुत जल्दी पता चल जाता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है इसको पता करने में कि हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है। मान लीजिए किसी की मिट्टी की पीएच 5.5 आती है, तो इसके मतलब उसके खेत में काफी अम्लता है और उसमें वृद्धि कम हो रही है पौधों की। मान लीजिए किसी की 8.4 है, तो इसका मतलब पीएच बहुत ज्यादा है, क्षार ज्यादा बन रहा है, लवण उसमें क्या है? ज्यादा है। तो ये अगर पीएच आपकी खेत की बढ़ती जा रही है, 7 से ज्यादा जाती जा रही है, तो समझ लीजिए कि उसमें क्षार बढ़ता जा रहा है, लवण उसमें बढ़ते जा रहे हैं, खेत आपका खराब हो रहा है। इसी तरह से पीएच लगातार 7 से कम होती जा रही है, 6 आ गई, 6.5 हो गई, 5 हो गई, 5.5 हो गई, तो इसका मतलब आपके खेत में अम्ल बहुत ज्यादा बन रहा है, क्षार कम है, और इस अम्ल की वजह से भी हमारे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। तो ये पीएच आपको समझ में आ गई होगी कि पीएच क्या बताती है। और बड़ा उल्टा होता है, फिर से समझ लीजिए, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच कम होगी, और पीएच कम है तो मतलब उसके अंदर अम्ल ज्यादा बन रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन ही ये अम्लता पैदा करते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा कि हमारे खेत में पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। इसलिए आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मान लीजिए हमारी अम्लता ज्यादा है, मतलब पीएच हमारी 7 से कम है, तो 6.5 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6.5 से जैसे ही कम होनी शुरू होती है, उसमें दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और उधर 7.5 से ज्यादा जाए तो भी दिक्कतें आती हैं। अगर पीएच अम्ल में हो रही है या क्षार में हो रही है, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, अगर अम्ल ज्यादा हो रहा है, मतलब पीएच हमारी जा रही है 6.5 से कम है, तब क्या समस्याएं आती हैं? ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इसमें जो कमी आती है, किसकी आ जाती है? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की, इन तत्वों की कमी आने लगती है। तो इन तत्वों की जब कमी आती है तो पौधों की बढ़वार पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि पौधे को सभी 17 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो यह पौधा इन तत्वों की कमी दिखाता है। और दूसरा क्या होता है? अधिकता किसकी हो जाती है? अधिकता जो होती है वो हो जाती है जिंक की, आयरन की, एल्युमिनियम की, हाइड्रोजन की। तो ये विष का काम करने लगते हैं। तो फसल को दोहरा नुकसान होता है। एक तरफ तो कमी हो रही है, दूसरी तरफ ये इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि पौधे जलने लगते हैं, पत्तियां जलने लगती हैं। तो ये पोषक तत्वों का ही नुकसान है। फिर अगर पीएच मान लीजिए
7.5 से ज्यादा जा रही है, से ज्यादा है, तब कौन सी कमी आएगी, कौन से तत्व की अधिकता होगी? तो जो कमी आएगी सबसे पहले उल्टा हो जाएगा, मतलब जिंक की कमी आने लगेगी, आयरन की कमी आएगी, एल्युमिनियम की कमी आएगी, मैग्नीज की कमी आएगी। यहाँ अधिकता मैग्नीज की रहती है। और अधिकता किसकी होगी? जो यहाँ पे कमी हो रही थी अम्ल में, यहाँ अधिकता हो जाएगी। तो अधिकता किसकी हो जाएगी? कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होगा, सोडियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये उल्टा होने लगेगा। जो अम्लता में जो हमारे प्रभाव नजर आ रहे थे वो ज्यादा पीएच पे उसके उल्टे हो जाएंगे। तो दोनों स्थिति में क्या होती है, हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। फिर और क्या नुकसान होता है? जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो जैवांश पदार्थ होता है, उसका अपघटन में काम करते हैं। तो उनके लिए जो पीएच चाहिए वो भी 6.5 से 7.5 चाहिए। सूक्ष्म जीवों के लिए पीएच भी इतनी चाहिए। तो जब पीएच कम या ज्यादा हो जाएगी तो सूक्ष्म जीव भी अपना काम करना कम कर देते हैं। चाहे अम्ल बनना हो चाहे क्षार बनना हो, तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो हम गोबर की खाद डालते हैं, एफवाईएम डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, या फसल अवशेष, वो सड़ने की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। जब वो धीरे धीरे सड़ेंगे तो सीधी सी बात है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी पौधों को कम मिलेंगे। तो ये बड़ा नुकसान हो गया कि हम जो जैविक पदार्थ डाल रहे हैं, हमें गोबरी खाद का फायदा ही नहीं मिल पाएगा। हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसका भी हमें फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो हमारा पीएच कम या ज्यादा होने से जो हमारा ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो जो हम न्यूट्रिएंट जो है मिलते हैं वो भी कम मिलेंगे, पोषक तत्व भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फिर हम क्या होता है, जो फर्टिलाइजर डालते हैं, जो हम खाद डालते हैं, उर्वरक, चाहे नाइट्रोजन डालें, यूरिया डालें, डीएपी डालें, कोई भी डालें, उसका रूप बदल जाता है। जो एसिडिक है तो एसिड उसके साथ, खाद के साथ रिएक्शन करने लगता है। क्षार ज्यादा है तो क्षार ज्यादा रिएक्शन करने लगता है। तो उर्वरक डालने के हमें फायदे नहीं मिल पाते, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाने लगते हैं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने लगते हैं। तो खाद डालने का फायदा भी हमें उतना नहीं मिल पाता। गोबर की खाद, जैविक खाद डालना, उसका फायदा नहीं मिल पाता। उर्वरक डालते हैं, उसका भी हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। फिर जो हम दलहनी फसलें उगाते हैं, उसमें देखिए उसकी जड़ों में गांठें होती हैं। उन गांठों में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, वही नाइट्रोजन को लाते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को मिट्टी में। तो दलहनी फसल के जो जीवाणु है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, वो राइजोम भी काम करना कम कर देता है, क्योंकि राइजोबियम के लिए भी पीएच क्या चाहिए? 7 के आसपास चाहिए। तो जो उसे न्यूट्रल पीएच कहते हैं, उदासीन पीएच कहते हैं, जो 7 के आसपास होती है। और जो 6.5 से कम है उसको हम एसिडिक कहते हैं, और जो 7.5 से ज्यादा है उसे हम अल्कलाइन कहते हैं। तो इसको भी न्यूट्रल पीएच चाहिए। तो दलहनी फसलों की ग्रोथ भी कम होती है। फिर दूसरे फसलों की हम देखें, चूंकि अम्ल ज्यादा हो रहा है या क्षार ज्यादा हो रहा है, तो जो जड़ें हैं, जड़ों का विकास भी क्या होता है? कम होता है। क्योंकि जड़ों के बढ़ने के लिए ना बहुत ज्यादा अम्ल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा क्षार होना चाहिए। तो जड़ें भी क्या होती हैं? छोटी रह जाती हैं, नीचे गहराई तक नहीं जाती। जब जड़ें छोटी रह जाएंगी तो पौधे की ग्रोथ भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये बड़े कॉमन इफेक्ट होते हैं पीएच के। वैसे और भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को नजर आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रभाव नजर आता है, सबसे पहला प्रभाव पोषक तत्वों की कमी और अधिकता, दोनों प्रभाव आते हैं। अम्ल में ये कमी आएगी, इनकी अधिकता होगी, और क्षार ज्यादा होगा तो इनकी कमी होगी, इनकी अधिकता होगी। सूक्ष्म जीवों पर सबसे बड़ा प्रभाव आता है उसके बाद। और देखिए, मिट्टी में जितने भी जैविक पदार्थों से तत्व मिलते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही मिलते हैं, वही उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, तो गोबर की खाद का प्रभाव भी नहीं मिल पाता। उर्वरक, आप जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल्स, उनका रूप बदल जाता है अम्ल में या क्षार में। फिर हमारी जो जड़ें अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, खासतौर से दलहनी फसलों में तो राइजोबियम होता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता और जड़ें छोटी रह जाती हैं। तो हमारे इस तरह से जितने भी हम प्रयास कर लें, फिर फसल बड़ी नहीं हो पाती। यही कारण होता है। आप अच्छी सिंचाई कर लीजिए, घास निकाल लीजिए, निराई गुड़ाई कर लीजिए, खाद भी दे दीजिए, उर्वरक दे दीजिए, फोलियर स्प्रे भी कर दीजिए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी वास्तव में अंदर से खराब हो रही होती है। किसकी वजह से? पीएच की वजह से। तो जब तक आप पीएच सही नहीं करेंगे, आपकी मिट्टी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपनी मिट्टी की जांच करा के पीएच सही करवानी है। अब पीएच कैसे सही होगी? अगर आपकी अम्लता ज्यादा हो रही है, 6.5 से कम हो रही है, तो हमको इसमें क्या डालना है? चूना डाल के सुधारना है। और अगर पीएच 7.5 से ज्यादा हो रही है, और तो उसमें आप जिप्सम डाल के लीचिंग कर दीजिए। अगर सोडियम ज्यादा है तो आप जिप्सम जरूर डालिए, तब उसकी निच्छालन, लीचिंग कीजिए पानी भर के। और मान लीजिए सोडियम ज्यादा नहीं है तो सीधे पानी भर के भी आप लीचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ चूने का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा होने पे जिप्सम का प्रयोग कीजिए, तो आप अपनी पीएच को सुधार सकते हैं। लेकिन आप सुधारेंगे तभी जब आपको पता चलेगा मिट्टी की पीएच कितनी है। वो तब पता चलेगा जब आप उसकी जांच कराएंगे। तो जांच इसलिए कराना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि
वास्तव में मिट्टी के अंदर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, उसकी पीएच क्या है, ताकि हमारी सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी अच्छी हो, जड़ों की वृद्धि अच्छी हो और पोषक तत्व उसको फसल को पूरा मिल सके। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी कि मिट्टी की पीएच कितनी जरूरी है, क्या है, कैसे प्रभावित करती है, कितनी होनी चाहिए, कहां से कहां तक हो सकती है, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इन लेक्चर्स को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी हो। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।